So in the previous class we have discussed about the total probability as well as Bayes theorem. In today's class again we are going to discuss the questions based on the total probability as well as Bayes theorem both. Now the question is, an unbiased coin is tossed. If the result is a head, a pair of unbiased dice is rolled and the number obtained by adding the numbers on the two faces is noted. If the result is a tail, a card from a well shuffled pack of 11 cards numbered 2 to 12 is picked and the number on the card is noted. Find the probability that the noted number is either 7 or 8. पहली बात तो यह है कि जो भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, whether it is related with total probability और Bayes theorem और ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन का ठीक ढंग से इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी होता है. क्वेश्चन की लैंग्वेज को ठीक ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है. अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, अनबायस्ड जिसमें हेड्स और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/2 1/2. रिजल्ट अगर हेड है, इफ रिजल्ट इज अ हेड, या तो हेड होगा या टेल होगा. इफ रिजल्ट इज अ हेड, ए पेयर ऑफ अनबायस्ड डाइस इज रोल्ड. उस केस में आपने एक पेयर ऑफ डाइस को रोल किया and the number obtained by adding the numbers on the two faces is noted. और एक पेयर ऑफ डाइस को रोल करने के बाद में जो सम ऑफ नंबर्स आ रहा है उसको नोट किया आपने, है ना. और अगर रिजल्ट टेल आ रहा है तो उस केस में देयर आर 11 कार्ड्स और उन 11 कार्ड्स के ऊपर नंबर हैं 2 3 4 अप टू 12, 2 3 4 अप टू 12. वेल शफल्ड पैक ऑफ 11 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 2 to 12 इज पिक्ड and the number on the card is noted. एक कार्ड उठाया और उसका नंबर नोट किया. Find the probability that the noted number is either 7 or 8. देखिएगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. आपकी रिक्वायरमेंट है probability of getting a number, probability of getting the number noted number 7 या 8, 7 और 8. एक सीधी सी बात है, दो केसेस हैं यहाँ पर. कौन से दो केसेस हैं? कॉइन टॉस किया, अगर हेड्स आता है, हेड्स आने पर क्या कर रहे हैं आप, दो डाइस आपने थ्रो किए और सम अपीयरिंग ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस इज नोटेड देन, ठीक है. और अगर टेल्स आता है तो उस केस में 11 कार्ड्स में से एक कार्ड आप उठा रहे हो. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो नोटेड नंबर है वो 7 हो या 8 हो. तो एक सीधी सी बात है, आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए. इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन द टोटल प्रोबेबिलिटी. 7 या 8 आपकी रिक्वायरमेंट है. प्रोबेबिलिटी डाई, आपने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने पे हेड्स आता है और हेड्स आने पर जो नोटेड नंबर है 7 या 8 हो, प्लस अगर टेल्स आता है तो उस केस में आप एक कार्ड उठा रहे हो आउट ऑफ 11 कार्ड्स और 7 या 8 आ जाए. ठीक, ध्यान से देखिएगा. अब दो अलग अलग केसेस है, दोनों को डील कर लें यार हम. 7 या 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब मैं कहता हूं कि दो डाइस मैंने थ्रो किए, सम अपीयरिंग ऑन द फेसेस ऑफ द टू डाइस इज नोटेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कोई बड़ी भारी बात नहीं, 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल्स इज 1/2, राइट. एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 और 8 व्हेन हेड्स कम्स. क्या होगा? डाइस थ्रो करने पे 7 या 8 केसेस देख लेंगे अपन, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे. सम 7 और सम 8 बताना भैया. सम 7 के केसेस, तो सम 7 के केसेस की बात करें 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 6 1 1 6. और सम 8 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, राइट. तो सम 7 या 8 कब? जब हेड्स आ रहा है. तो क्या कितने केसेस है यहाँ पे? 7 आए या 8 आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 केसेस आर देयर, राइट. 11/36. दो डाइस थ्रो किए और सम अपीयरिंग ऑन द फेसेस इज नोटेड, राइट. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 और 8, जबकि आपका टेल्स आता है, आप क्या कर रहे हैं? एक पत्ता उठा रहे हैं आप वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स में से. 11 कार्ड्स हैं और उन 11 कार्ड्स में से एक कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? या तो 7 या 8.
व्हाट यू से, क्या क्या होना चाहिए प्रोबेबिलिटी उस बात की? हाँ, क्या होना चाहिए प्रोबेबिलिटी 7 या 8 आता है? 1/11, 2/11, सीधी सी बात है, या तो 7 आए या 8 आए, या 11 पत्तों में से 2 पत्ते आपके काम के हैं, 2/11। बहुत अच्छी बात है, बात खत्म हो जाती है। सो इट इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स। मैंने आपसे कहा कि प्रॉब्लम का ठीक ढंग से इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी होता है। हाफ इंटू 11/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल्स 1/2 इंटू 2/11। टोटल कर लीजिएगा, सम कर लीजिएगा, यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड वन। दैट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टोटल प्रोबेबिलिटी, नॉट बेस्ड ऑन द बेस थ्योरम। बेस थ्योरम नहीं है ना। इट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, सम 7 हो या सम 8 हो। तो दो केसेस है, दोनों केसेस आपने देखे, एंड यू हैव टेकन द सम ऑफ द टू, टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज given 3 identical boxes, there are 3 identical boxes 1, 2 and 3, each containing 2 coins. Each box contains 2 coins. In box 1 both the coins are gold coins, in box 2 both are silver coins, and in box 3 1 gold and 1 silver coin. 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स में box 1 both are gold coins, box 2 both are silver coins, and box 3 1 gold and 1 silver coin. A person selects a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold color, not color, ये तो actual में gold है. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also of gold? Person selects a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that other coin in the box is also of gold? देखिएगा, NCERT based question. 3 boxes are there. These are the 3 boxes there. Box 1 contains both the coins are gold coins, 2 gold coins. Box 2 में 2 सिल्वर कॉइन्स हैं, और बॉक्स 3 में 1 गोल्ड 1 सिल्वर है। पर्सन सिलेक्ट्स द बॉक्स एट रैंडम। पहली बात तो है कि तीनों बॉक्सेज हैं, बॉक्स को सिलेक्ट करने की बात आती है, बॉक्स सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब है तीनों में से किसी भी एक बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है 1/3, 1/3, 1/3, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तीनों को सिलेक्ट करने की सेम प्रोबेबिलिटी है 1/3, दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब उसका कहना ये कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अ पर्सन सिलेक्ट्स अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन, एक सिंगल कॉइन वो ड्रॉ कर रहा है, और हुआ ये है कि इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, इफ कॉइन इज ऑफ गोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। एक सीधा सा मतलब है कि एक कॉइन गोल्ड आया है तो ये दूसरा कॉइन भी गोल्ड होगा। इसका मतलब कौन से बॉक्स का बात कर रहा है वो? फर्स्ट वाले बॉक्स में ही है, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स में ही जो है 2 गोल्ड कॉइन्स हैं, सेकंड में तो दोनों सिल्वर हैं, और थर्ड में 1 गोल्ड 1 सिल्वर है। एक कॉइन गोल्ड का आ चुका है तो दूसरा भी गोल्ड होगा उसमें। तो जिसका सीधा सा मतलब है, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कॉइन ड्रॉ किया आपने, ड्रॉन कॉइन इज ऑफ गोल्ड एंड इट हैज कम फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स। ऐसा भी तो बोल सकता हूं मैं, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स ही ऐसा बॉक्स है जिसमें 2 कॉइन्स हैं जो गोल्ड कॉइन्स हैं, और इसको ई से डिनोट कर दिया ना,
ड्रॉन कॉइन इज ऑफ गोल्ड 1/E फर्स्ट है ना, गोल्ड कॉइन आया है, आपको रिक्वायरमेंट है फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेस थ्योरम। जब ये बात समझ में आती है कि गोल्ड कॉइन तो आ चुका है, ये बताओ कि इट हैज कम फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स, क्योंकि सेकंड कॉइन भी गोल्ड है, तो इसका मतलब है एकमात्र पॉसिबिलिटी फर्स्ट बॉक्स में से, इट इज नथिंग बट गोल्ड कॉइन। देखते हैं हम, फर्स्ट कॉइन को, फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया और इवेंट का होना, सेकेंड बैग को सिलेक्ट किया और इवेंट का होना, इवेंट ये कि कॉइन गोल्ड आ जाना, और थर्ड बैग को सिलेक्ट किया आपने या बॉक्स को सिलेक्ट किया और इवेंट का होना, दैट विल बी द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कॉइन इज ऑफ गोल्ड कॉइन। एक कॉइन ड्रॉ किया और गोल्ड आ जाए, एंड इट हैज कम फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स। सेकेंड बैग को सिलेक्ट करना एंड गेटिंग द गोल्ड कॉइन, सिलेक्शन ऑफ द थर्ड बैग एंड द गोल्ड कॉइन, दैट विल बिकम इनफैक्ट, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करना, बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 इनटू गेटिंग अ कॉइन, एक सिंगल कॉइन जो आया है वो गोल्ड कॉइन, क्या लगता है क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी गोल्ड कॉइन आने की, एक कॉइन आपने ड्रॉ किया है और वो गोल्ड कॉइन आ जाए, भैया दो कॉइन्स हैं, दोनों गोल्ड के हैं, ठीक है, एक गोल्ड आ जाए, क्या बोलते हो, गोल्ड ही आएगा, उसमें और कुछ आ ही नहीं सकता, 1/3 इंटू 1, दोनों ही गोल्ड के हैं, प्लस 1/3 इंटू इवेंट का होना, 1/3 इंटू गोल्ड कॉइन, सेकेंड बैग में कोई भी गोल्ड कॉइन नहीं है, उसमें सिल्वर है, आएगा कहां से, गोल्ड। थर्ड बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू गेटिंग अ गोल्ड कॉइन, एक गोल्ड है एक सिल्वर है, 1/2। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि अदर कॉइन इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, मतलब फर्स्ट बैग में से आया है, क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आएगा, 1/3 तो कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे आप, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2, 3/2, विच इज नथिंग बट 2/3, दैट रिजल्ट इज नथिंग बट 2/3। ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर से समझ लीजिए। देर आर 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, 1, 2 एंड 3, ये 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, फाइन। बॉक्स 1 दोनों गोल्ड कॉइन्स हैं, बॉक्स 2 दो सिल्वर कॉइन्स, और बॉक्स 3 एक गोल्ड एक सिल्वर कॉइन, आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अ पर्सन सिलेक्ट्स अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन, एक बॉक्स सिलेक्ट किया और एक कॉइन बाहर निकाल रहा है, वो उसमें से सिंगल कॉइन इज ड्रॉन आउट ऑफ दैट बॉक्स। बॉक्स सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्लियरली 1/3। इवेंट क्या हुई है, ये आपको कंडीशनल वाली बात, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, कॉइन गोल्ड कॉइन आया है, जो आपने कॉइन ड्रॉ किया वो गोल्ड आया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड, जो सेकंड कॉइन है वो भी गोल्ड का होगा, ऐसा बता दो। तो सेकंड कॉइन भी गोल्ड का होगा, इसका सीधा सा मतलब है कि वो फर्स्ट बॉक्स में से निकाला हुआ हो, क्योंकि सेकंड कॉइन भी गोल्ड का हो, केवल बॉक्स 1 ही ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें 2 गोल्ड कॉइन्स हैं, राइट। तो इवेंट ये हुई है कि ड्रॉन कॉइन इज ऑफ गोल्ड और ये फर्स्ट बॉक्स में से आया है। टोटल प्रोबेबिलिटी that will become the sample space of getting the gold coin, and न्यूमरेटर में कि फर्स्ट बॉक्स में से आया है, राइट। लिखा हमने, बॉक्स सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, गेटिंग अ गोल्ड कॉइन आउट ऑफ दैट, क्योंकि 2 गोल्ड कॉइन्स हैं और तो एक निकालोगे तो गोल्ड ही आएगा, उसमें कुछ आ ही नहीं सकता, 1। सेकेंड में गोल्ड कॉइन है ही नहीं, तो आने वाला नहीं है, तो दैट विल बी 0, और थर्ड में एक गोल्ड एक सिल्वर है, तो 1/2, एंड द न्यूमरेटर इट इज 1/3 इंटू 1, रिजल्ट इज 2/3। An insurance company insured 2000, again a question from your reference book only,
An insurance company insured 2000 scooter drivers, 4000 car drivers and 6000 truck drivers. The probability of an accident are 0.01, 0.03 and 0.015, 0.15 respectively. The probability of an accident are respectively मतलब स्कूटर ड्राइवर है और एक्सीडेंट हो 0.01, ट्रक कार ड्राइवर और एक्सीडेंट हो 0.03 और ट्रक ड्राइवर और एक्सीडेंट हो 0.15. वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट. वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन meets with an accident. What is the probability that he is an scooter driver? क्या करोगे? क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होना चाहिए. 3 कैटेगरी में है, स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर्स. और एक्सीडेंट उनकी रेस्पेक्टिवली एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है 0.01, 0.03 एंड 0.15. किसी एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, ये बताओ कि वो स्कूटर ड्राइवर है. डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, इवेंट ये हुई है, इसको अगर ई से डिनोट कर रहा हूँ मैं, और वो स्कूटर ड्राइवर है. ई से मतलब है यहाँ पर पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट. राइट. और वो एक्सीडेंट तो हो चुका है, ये बताओ कि वो स्कूटर ड्राइवर है. तो एक्सीडेंट तो तीनों का हो सकता है. टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एक्सीडेंट. एक्सीडेंट तो तीनों का हो सकता है, ठीक है ना. स्कूटर ड्राइवर है, स्कूटर वाला है और एक्सीडेंट हो, प्लस कार ड्राइवर है और एक्सीडेंट हो, एंड द थर्ड वन ट्रक ड्राइवर और एक्सीडेंट हो. राइट. ये सीबीएसई एग्जाम में देखोगे तो 4-4, 5-5 बार पूछे गए सवाल हैं, कि एक सवाल 4 से 5 बार पूछे गए सवाल हैं अलग अलग सालों में. अगर आप देखोगे ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हैं, ये एक बार नहीं, सीबीएसई एग्जाम में कम से कम 4-4, 5-5 बार पूछे गए सवाल हैं, शायद एज इट इज, बिना ज़्यादा डेटा में चेंज कुछ किए. राइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन एक्सीडेंट. हमें क्या रिक्वायर्ड है कि जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर वाला है. दैट इज अ क्लियर कट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेस थ्योरम. ये बेस थ्योरम के ऊपर सवाल है, ये समझ में आना चाहिए अपने को. पता है, लैंग्वेज देख के अगर हम ये नहीं पहचान पाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी. वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट. एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो स्कूटर ड्राइवर है. ये दैट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेस थ्योरम. एक्सीडेंट हो चुका है, ये बताओ कि स्कूटर वाला है वो. ठीक है ना. सो दैट इज नथिंग बट P ऑफ S बाय E. मैं पूरा सब कुछ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को केवल रिजल्ट से मतलब नहीं है, प्रॉपरली आपको एग्जाम में लिखते बनना चाहिए. ये बहुत जरूरी बात है. What is the probability that the person is of scooter driver? टोटल कितने लोग हैं? 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स और 6000 ट्रक ड्राइवर्स. तो स्कूटर ड्राइवर है, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 2000 टोटल स्कूटर वाले डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, तो टोटल सम कर लीजिए उसका. 6 + 4 10 + 2 12,000. कितना हो गया? 1/6. कार ड्राइवर्स की बात आती है तो टोटल 4000 हैं कार वाले, और टोटल 4000 कार ड्राइवर्स हैं और टोटल 12,000 है. ओके. 1/3.
और ट्रक ड्राइवर्स की बात आती है तो ट्रक ड्राइवर्स के केस में 6000 डिवाइडेड बाय 12,000 1/2 एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। ये तो तय बात है, जो पर्सन है या तो वो स्कूटर ड्राइवर होगा या कार ड्राइवर होगा या ट्रक ड्राइवर होगा। एक्सक्लूसिव एट ए टाइम दो तो नहीं हो सकता, कोई एक बंदा है ना। साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ द ऑकरेंस ऑफ टू इज नॉट पॉसिबल एंड एट द सेम टाइम एग्जॉस्टिव, दैट सम इज क्लियरली वन होना ही चाहिए। वो तो एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, इन तीनों में से ही एक होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? स्कूटर ड्राइवर और एक्सीडेंट हो जाता है, ये तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, इट इज बिन गिवन इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। कार ड्राइवर है और स्कूटर हो एक्सीडेंट हो जाता है, और ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होना, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज गिवन है? 0.01, 0.03 एंड 0.15। आपका काम मात्र इतना है, प्लेस करना है आपको, बस वैल्यूज भर प्लेस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये है कि क्वेश्चन ही ठीक ढंग से समझ नहीं रहे हो तो उलझ जाओगे फिर, और ये सवाल सीधे सीधे 6 मार्क्स की कैटेगरी में आते हैं। बोर्ड एग्जाम तो ठीक है अपनी जगह, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझाया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं सवाल, आते ही हैं। बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, बर्नौलीज बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, इन सबके ऊपर तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगेन अ रेफरेंस बुक बेस्ड क्वेश्चन। A factory has two machines, A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the items. According to the past record, machine A produced 60% and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B वेर डिफेक्टिव। मशीन ए ने जो आइटम प्रोड्यूस किए उनमें से कुछ परसेंटेज डिफेक्टिव, मशीन बी ने जो प्रोड्यूस किए उनमें से कुछ परसेंटेज डिफेक्टिव। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक एंड देन वन आइटम इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। सारे आइटम्स को एक साथ रख दिया गया और उसको चेक किया, उन्होंने चेक किया तो वो डिफेक्टिव था। अब डिफेक्टिव तो दोनों जगह से आ रहा है, मशीन ए वाले भी हो सकते हैं, मशीन बी वाले भी हो सकते हैं। What is the probability that it was produced from machine B? Question देखते ही आपको समझ में आ जाता है, that's a clear cut question based on the Bayes theorem। ऐसा लिखा नहीं होगा, यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है questions based on the Bayes theorem, ऐसा एग्जाम में थोड़ी ना आएगा। Using the concept of Bayes theorem ना आपको देख के लगाना पड़ेगा। अच्छा डिफेक्टिव तो आ गया, ये बताओ कि it is coming from machine B, Bayes theorem, reverse probability। प्रोबेबिलिटी किस बात की प्रोबेबिलिटी? दैट आइटम प्रोड्यूस्ड डिफेक्टिव एंड इट इज कमिंग फ्रॉम मशीन बी। अब दो बातें यहां पर देख लिया जाए। ये मशीन ए, ये मशीन बी, ये काफी सिंपल सवाल हैं। मैं आप लोगों से जरूर एडवाइस करूंगा कि प्रीवियस क्लास और इस क्लास को देखते हुए क्लास नोट्स को ठीक ढंग से रिवीजन करने के साथ साथ अपनी रेफरेंस बुक के सारे सवाल खत्म कर लीजिएगा, वेदर दोज आर सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड, खत्म करिएगा उसको। दोनों पर्पज से, दोनों मतलब वेदर इट इज फॉर बोर्ड एग्जाम पर्पज या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज, एक बार फुल एंड फाइनल करके रखिएगा। तो मशीन ए, मशीन बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम। जो आइटम प्रोड्यूस होते हैं वो मशीन ए प्रोड्यूस कर रही है 60%, 0.6, या फिर मशीन बी प्रोड्यूस कर रही है 40% या 0.4। फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए वेर डिफेक्टिव। मशीन ए ने प्रोड्यूस किए हैं और आइटम्स डिफेक्टिव हैं। आइटम प्रोड्यूस डिफेक्टिव, इसको मैं ई से डिनोट कर दूं तो दिक्कत नहीं है, ज्यादा बेहतर होगा, वो इवेंट है। तो मशीन ए ने प्रोड्यूस किया और डिफेक्टिव है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2% of the items produced by machine 1 are machine A are defective, 2%, 2/100।
0.02, और मशीन बी से प्रोड्यूस हुआ और आइटम डिफेक्टिव है, दैट इज 1%, 1/100, so it is coming as 0.01. अब तो बहुत सिंपल सा कार्यक्रम हो गया. P of A intersection E plus P of B intersection E in the numerator, B intersection E, that is nothing but PB into P of E by B ठीक है. करना क्या है आपको, मात्र वैल्यू तो पुट करना है आपको. तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं रहेगा, जो भी बेस थ्योरम का रहेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी का रहेंगे. टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज देयर, है ना. डिफेक्टिव टोटल, ये क्या है, नथिंग बट द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आइटम इज डिफेक्टिव आइटम. पॉइंट ये कि क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे ही रहेंगे ये, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, आपका प्रॉब्लम का इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, तो रिजल्ट तो गलत आएंगे फिर. और रिजल्ट फिर क्या, कुछ भी उल्टा सीधा लिखोगे. इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना, समझना, बोल क्या रहा है वो. ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टेड, इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव. आइटम फाउंड इज डिफेक्टिव. जो आइटम मिला है वो डिफेक्टिव आइटम मिला है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी? रिवर्स. आइटम तो डिफेक्टिव आ गया, ये बताओ कि मशीन बी वाला प्रोड्यूस था, ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम. अदरवाइज फिर कुछ भी उठपटांग करते रहोगे तो मतलब नहीं है. नाउ लुक फॉर एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. In a test, an examinee either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices. The probability that he makes a guess is 1/3 and the probability that he copies the answer is 1/6. The probability that his answer is correct given that he copied it is 1/8. Find the probability that he knew the answer to the question given that he correctly answered it. क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें लैंग्वेज को सीखना, समझना बहुत ज़रूरी है. इन अ टेस्ट, एन एग्जामिनी आइदर गेसेस और कॉपीज और नोज द आंसर टू ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 चॉइसेस. एमसीक्यू है, 4 चॉइसेस आर देयर. द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स ए गेस इज 1/3. प्रोबेबिलिटी that he copies the answer is 1/6. The probability that his answer is correct given that he copied it is 1/8. Find the probability that he knew the answer to the question given that he correctly answered it. लैंग्वेज को ठीक ढंग से पढ़ना, समझना बेहद जरूरी है. 4 ऑप्शंस आर देयर. एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 चॉइसेस. वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, यहां पे लिया जाएगा. और 3 तरीके से उसका आंसर दे सकता है वो, या दे रहा है. कौन से 3 तरीके हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या तो वो गेस कर रहा है, या तुक्केबाजी कर रहा है, या फिर वो कॉपी कर रहा है. एंड द थर्ड वन, या फिर उसे आता है. दीज आर द 3 ways by which he is going to give the answer to a MCQ. ये 3 ऑप्शंस हैं उसके पास में. या तो वो गेस कर रहा है, तुक्केबाजी कर रहा है, या कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है, या उसे आता है एग्जैक्टली. किसी भी एक क्वेश्चन के लिए आंसर की बात कर रहे हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स ए गेस इज 1/3. इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो तुक्केबाजी कर रहा है इज 1/3. ही मेक्स ए गेस इज 1/3, राइट. प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज 1/6.
द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट। अब देखो एक सीधी सी बात है, इन तीन में से किसी एक तरीके से वो आंसर देगा, या तो उसका आंसर करेक्ट, पहले सुनिएगा समझिएगा, या तो उसका आंसर करेक्ट होगा या उसका आंसर क्योंकि इसकी लैंग्वेज बड़ी ट्रिकी सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, या तो उसका आंसर करेक्ट होगा या उसका आंसर इनकरेक्ट होगा। दो ही बातें हैं, या तो आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट इज 1/8। कॉपी किया है और उसका रिजल्ट करेक्ट हो जाए इज 1/8, टू लेस, है ना। प्रोबेबिलिटी दैट इज कॉपीड एंड उसका आंसर करेक्ट हो जाए, करेक्ट को मैं राइट से डिनोट कर दूं, यहां पे ऐसे आर डिनोट, चलो राइट डिनोट कर देता हूं। कॉपी करने पे उसका रिजल्ट करेक्ट हो जाए, दैट इज कमिंग एज 1/8। मतलब जिससे कॉपी कर रहा है उसकी भी स्थिति गंभीर है, नहीं करे तो बेहतर है। बाकी और कुछ दिया नहीं उसने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट, ये कंडीशनल के टर्म्स को पहचानना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट। गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट, इवेंट क्या हुई है? इवेंट ये हुई है कि उसका आंसर करेक्ट आया है, राइट आया, उसका आंसर राइट है, ये इवेंट हुई है। आप ये बताओ कि उसे एग्जैक्टली क्वेश्चन, ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन, उसे आता था इसलिए करेक्ट आया है। क्या पूछा गया है इसमें आपसे? व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू यू? जो पूछा गया दोस्तों वो पूछा गया है आपसे, यस, गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट, उसका रिजल्ट करेक्ट आ चुका है, राइट आ चुका है। ये बताओ कि उसको आता था K/R, K/R को राइट से डिनोट कर रहा हूं। ये बात समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज को ठीक ढंग से पढ़ना, समझना, इंटरप्रिटेशन उसका बेहद जरूरी है। अदरवाइज अब आप कहेंगे सर ये तो डेटा ही करेक्ट नहीं है, आधा अधूरा तो दिया है, इसमें क्या करें? पहली बात, is giving the answer by any one of the three ways, mutually exclusive as well as exhaustive। इन तीन में से एक ही तरीके से वो आंसर देगा, या तो गेस करेगा या तो फिर कॉपी करेगा या फिर उससे आता है। सो P of K अगर पूछा जाएगा तो विदाउट एनी डाउट और हेजिटेशन वी शुड राइट हियर 1 माइनस ऑफ 1/3 प्लस 1/6, that is half, right? ठीक है। बोले सर और बाकी भी तो लगेगा, क्या करने का? क्या लगता है आपको? डेटा इनसफिशिएंट क्या? बोले सर ये दिया ही नहीं है उसने, कि तुक्केबाजी करे और उसका आंसर करेक्ट आ जाए। अभी रिसेंटली आपने टेस्ट दिया था, 4 ऑप्शंस आर गिवन और आपने लगाया कोई तुक्का। व्हाट डू यू फील, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट ऑप्शन बीइंग करेक्ट? बहुत अच्छी बात, 1/4। इसमें देने की क्या आवश्यकता है? अंडरस्टूड है, इट इज 1/4। 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है, 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी। उसे आता है और उसका जवाब ठीक हो जाए। बोले सर दिया ही नहीं है। अब उसे आता है तो ठीक हो जाए, ये बिल्कुल मान के चला जाएगा कि वो मेंटली साउंड है। तो मेंटली साउंड है इसका मतलब ये है कि उसे आता है तो ठीक होगा ही होगा, दैट इज 1। अगर उसे आता है तो भैया क्यों गलत करके आएगा, मतलब इज 1। अपना काम हो गया। क्या रिक्वायर्ड है? आंसर तो करेक्ट आ गया, ये बताओ कि न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। P of
G intersection right plus P of C intersection right plus P of K intersection right, and in the numerator what is been required, उसका आंसर करेक्ट आया है बिकॉज ऑफ उससे आता था, राइट, दैट इज नथिंग बट ठीक है, वैल्यू पुट करना बस और कुछ नहीं करना, कर पाएंगे ना, बोले इतना किया तो आप कर ही दो, सर क्या लोड। What is that result? 24/29, चेक कर लीजिएगा, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। तो काफी ठीक सवाल, बट लगता है अरे सर ये लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो फिर बनता ही नहीं है, वो बात ही नहीं बन पाती है। क्वेश्चन बहुत लंबे नहीं होंगे इसमें, बस आपको समझ में आ जाए, बस इतनी सी बात है। लैंग्वेज को ठीक ढंग से आप इंटरप्रिटेशन हो जाए तो काम हो जाएगा। आप एक बता दीजिए और इसमें बता दीजिए, गिवन दैट इज आंसर इज इनकरेक्ट, लिखिए गिवन दैट इज आंसर इज इनकरेक्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीड इट। गिवन दैट his answer is incorrect, find the probability that he copied it। करिए जरा, all the data is there in front of you, आसानी से बन जाना चाहिए। so what is your result? given that his answer is incorrect, आंसर तो रॉन्ग आया है, his answer is not correct, incorrect। ये बताओ कि उसने कॉपी किया था, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, आसानी से बन जाना चाहिए। P ऑफ कॉपी करने पे रॉन्ग आना एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग, दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग। तो कोई बहुत बड़ा काम इसलिए नहीं कहूंगा मैं उसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रॉन्ग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द राइट क्या था, व्हाट वाज दैट टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द राइट, what was that there in the denominator, right आने की probability क्या थी, 1/3 into 1/4 plus 1/6 into 1/8 plus 1/2, what that sum is coming, denominator if you have calculated, anybody, right आने की probability, I just want the denominator, sum of the denominator here, 29 divided by 40, okay, so probability of 48, okay, sorry, the probability of getting wrong is clearly 1 minus 29 by 48, so it will be what, ठीक है ना, 19 by 48, in the numerator P of C into P of wrong by C, कॉपी करे 1/6 इंटू रॉन्ग होना 7/8, probability of getting wrong 19 by 48,
right? That is nothing but 7 divided by 19. That is the result. I hope शायद सभी का ये रिजल्ट रहा हो. Again look for a previous year JEE question. There are 3 similar coins, one of which is unbiased and other 2 are biased. Ideal coin या unbiased coin एक ही बात है. The chances of head are respectively 1/2, 1/3 and 2/3. The chances of head are respectively, unbiased coin है तो it is always going to be half, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Biased coin के लिए जो probabilities हैं 1/3 and 2/3. हेड के लिए प्रोबेबिलिटी 1/3 मतलब 1/2 से लेस है, अगेंस्ट में बायस्ड है, और 2/3 विच इज ग्रेटर देन हाफ फेवर में बायस्ड है ना. बायस्ड 2 तरीके से हो सकता है, फेवर में और एज वेल एज अगेंस्ट में. तो एक कॉइन फेवर में एक अगेंस्ट में. ओके फाइन. अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम. एक कॉइन को सिलेक्ट किया एंड टॉस ट्वाइस, उसको लगातार 2 बार उछाला गया. एंड इफ हेड ऑकर्स बोथ टाइम्स, और लगातार दोनों बार हेड आया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अनबायस्ड कॉइन या आइडियल कॉइन वाज सिलेक्टेड. लगातार 2 बार हेड आ चुका है, ये बताओ कि इट वाज एन अनबायस्ड कॉइन जो थ्रो किया गया था. देखिएगा, चांसेस ऑफ हेड्स आर, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3, 1/10, 2/3. एक कॉइन अनबायस्ड है और 2 कॉइन्स बायस्ड हैं. आपसे पूछा गया है, पहले तो ये समझ में आया, हेड ऑकर्स बोथ टाइम्स. इवेंट क्या हुई है? लगातार 2 बार हेड आना. 2 बार सिक्का उछाला आपने और दोनों बार हेड आया है. इवेंट क्या हुई है? हेड ऑकर्स बोथ टाइम्स. इसको मैं ई से डिनोट करूंगा. हेड ऑकर्स बोथ टाइम्स. लेट्स से इसको मैं ई बोल रहा हूं. लगातार 2 बार हेड आना, ठीक है. लेकिन कब? जबकि कॉइन अनबायस्ड कॉइन था. 3 कॉइन्स हैं, E1, E2, E3 से डिनोट कर देता हूं या तो इसको मैं, ठीक है ना, या अनबायस्ड कॉइन. देखो, पहली बात तो एक कॉइन को सिलेक्ट करना. व्हाट यू से, व्हाट इज गोइंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ कॉइन? दैट इज 1/3. इक्वली लाइकली इवेंट से, इक्वली लाइकली इवेंट से तीनों कॉइन्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाएगी, दैट इज 1/3, 1/3 एंड 1/3, ठीक है ना. अब अनबायस्ड कॉइन को लेने पर हेड्स लगातार 2 बार आया है, अनबायस्ड कॉइन है. कैसे लिखना है इसको? पहली बात तो ये कि 3 तरीके से हो सकता है कार्यक्रम. अनबायस्ड को मैं यहां पर E1 से डिनोट कर देता हूं. E1 इंटरसेक्शन E प्लस बायस्ड E2 इंटरसेक्शन E एंड E3 इंटरसेक्शन E. ये E1, E2, E3 से मतलब हुआ E1 फॉर अनबायस्ड, E2 फॉर बायस्ड, 2 बायस्ड है, और E3 इज ऑल्सो फॉर बायस्ड, है ना. P ऑफ E1, जहां तक कि ये तीनों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटीज का सवाल है, कॉइन्स को सिलेक्ट करना, दैट इज 1/3. 3 कॉइन्स से कोई भी एक कॉइन सिलेक्ट करोगे, दैट प्रोबेबिलिटी इज 1/3, 1/3 एंड 1/3. सम इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 ना, एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव. कोई एक ही सिलेक्ट कर पाओगे आप. अच्छा, E1 कॉइन को सिलेक्ट किया, अनबायस्ड को सिलेक्ट किया आपने, राइट, और लगातार 2 बार हेड्स का आना. व्हाट डू यू फील, हाउ यू आर गोइंग टू राइट दैट? बता सकते हैं आप कैसे लिखेंगे इस बात को? कॉइन को सिलेक्ट किया, कर लिया, ये लगातार 2 बार हेड आना. वन बाई टू इंटू 1/2, ज्यादा मत सोचो. लगातार दोनों बार हेड का आना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, ना आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ. लगातार फर्स्ट टाइम हेड आया 1/2, दूसरे बार भी हेड आया 1/2. P ऑफ
बायस्ड कॉइन को सिलेक्ट किया, बायस्ड, लेकिन हमने बायस्ड कौन सा बायस्ड दिया पहली बार में, जो बायस्ड 1/3 जिसमें ऐड आने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज व्हाट 1/3 इंटू 1/3, राइट। E3 बायस्ड को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, बायस्ड 1, दिस इज बायस्ड 1, दिस इज बायस्ड 2, और इवेंट का होना लगातार 2 बार हेड आना, 2/3 इंटू 2/3, 4/9, राइट। बात बन गई यार, अब कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन को, लैंग्वेज को ठीक ढंग से पकड़ लिया अगर आपने तो हो गया, फिर कुछ नहीं है। दैट इज नथिंग बट P of E1, E1 is for probability of selecting the unbiased dice, E2 is for probability of selecting biased dice number 1, and E3 is the probability of selecting the biased dice number 2. इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, अर्थात उनकी ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 है। अब अनबायस्ड कॉइन को सिलेक्ट करने के बाद में लगातार 2 बार हेड का आना कंडीशनल है, सीधी सी बात है। बायस्ड को, अनबायस्ड को सिलेक्ट किया और फिर लगातार 2 बार हेड का आना, हाफ इंटू हाफ 1/4, E/E2। बायस्ड नंबर 1 को सिलेक्ट किया और उसको लगातार 2 बार हेड्स का आना, 1/3 इंटू 1/3। बायस्ड नंबर 2 को सिलेक्ट किया और लगातार 2 बार हेड का आना। समझ रहे हो क्या? आप इसको लिख देंगे, P of E1 आप सीधे सीधे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अनबायस्ड कॉइन, हाफ है ना, उसके लिए 1/3। हम ये जानते हैं कि अनबायस्ड के ऊपर हाफ ही आएगा वो। तो P of E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बायस्ड कॉइन नंबर 1, P of E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बायस्ड कॉइन नंबर 2। समझ रहे हो क्या? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको लिखते बने, ये तो लैंग्वेज ही नहीं लिखते बनेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। Just put those values here and you are going to get the required result. इतनी सी बात है। वन बाई थ्री इंटू 1/4, 1/3 इंटू 1/9 प्लस 1/3 इंटू 4/9 and 1/3 into 1/4, that is there in the numerator. That is the probability, right? क्या आ रहा है? हाँ, 9/29. Okay. Again, look for a previous year JEE question and a similar type of question. In fact, a box contains n coins. M of which are fair and rest are biased. M coins are there which are fair coins and remaining are biased. The rest are biased. The probability of getting a head when a fair coin is tossed is half. वो लिखने की आवश्यकता नहीं थी, हम जानते हैं कि फेयर कॉइन होगा, अनबायस्ड होगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। While it is 2/3 when a biased coin is tossed. बायस्ड मतलब फेवर में बायस्ड है, इसलिए उसको हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 से ज्यादा है, 2/3। A coin is drawn from the box at random and is tossed twice. A coin is drawn from the box at random and is tossed twice. एक कॉइन को सिलेक्ट किया और लगातार 2 बार उछाला। The first time it shows head and second time it shows tails. What is the probability that the coin drawn is fair? Previous question में क्या था? लगातार 2 बार उधर भी उछाला गया था। That was again a previous year JEE question. This is again a previous year JEE question. एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, ये समझ सकते हो आप। प्रीवियस क्वेश्चन में कॉइन उछालने पर लगातार दोनों बार हेड्स आया था, आपकी बार क्या कह रहा है? वो एक बार हेड आ रहा है, एक बार टेल आ रहा है। इवेंट ये हुई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन ड्रॉन इज फेयर कॉइन? ये इस बात की प्रोबेबिलिटी के अनबायस्ड कॉइन है, ये पता लगाना है आपको।
So total n coins है, there are m coins which are fair coins. Fair coins that means कलर से मतलब नहीं है यहाँ पे, अनबायस्ड कॉइन. एंड रिमेनिंग मतलब क्या हो गया, n माइनस m, those are biased coin. Those are biased in favor because their probability is coming more than half, 2/3, 2/3. Coin is drawn from the box at random and is tossed twice. First time it shows heads. इवेंट क्या हुई है, इवेंट को जब मैं आप कहूँगा तो E डिनोट्स लगातार जब 2 बार उछाल रहे हो, फर्स्ट टाइम हेड्स, एंड सेकेंड टाइम्स टेल्स. राइट, ये इवेंट हुई है, इवेंट ये हुई है. पूछा क्या गया आपसे, P ऑफ, इवेंट तो हो चुकी है. ये बताओ कि जो कॉइन है, दैट कॉइन इज अ फेयर कॉइन. दोस्तों सबसे बड़ी जो परेशानी आती है ना बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस में, वो लैंग्वेज का ठीक ढंग से इंटरप्रिटेशन ना होना है. दैट इज द ओनली पॉइंट. बाकी तो आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो 3-3 लाइन में तो हो जाते हो, क्या है. बट अब क्वेश्चन गलत ढंग से समझा आपने, पढ़ ही नहीं पाए या गलत ढंग से समझ रहे हैं तो फिर तो उठापटक करते रहोगे आप, फिर गड़बड़ हो जाता है. इवेंट ये हुई है कि एक बार फर्स्ट टाइम हेड्स आया, सेकंड टाइम टेल्स आया. अब ये बताओ कि आपने जो कॉइन सिलेक्ट किया दैट वाज अ फेयर कॉइन. क्योंकि ऐसा तो इधर भी हो सकता है, बायस्ड कॉइन में भी तो ऐसा हो सकता है, एक बार हेड आया एक बार टेल्स आया. देखिएगा, P ऑफ फेयर कॉइन इंटरसेक्शन इवेंट का होना प्लस P ऑफ बायस्ड कॉइन और इवेंट का होना. एंड वी वांट फेयर कॉइन सिलेक्ट किया था. ध्यान से देखिएगा. नाउ इट्स नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स. फेयर कॉइन को सिलेक्ट करना समझ में आएगा आपको. मैं इसीलिए सारी लैंग्वेज और सारी जो बातें, सारे स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं प्रॉपरली. अर्लियर 3 कॉइन्स वेर देयर, और आप 3 में से किसी भी एक कॉइन को सिलेक्ट कर सकते थे. दोज प्रोबेबिलिटीज वेर 1/3, 1/3, 1/3. ये इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं. बट अब की बार अगर आपसे कहा जाएगा कि अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दीज कॉइन्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेयर कॉइन. इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो कॉइन है वो फेयर कॉइन है. तो फेयर कॉइन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी नाउ इट इज गोइंग टू बी, बताओ, m by, it can be written like this, right? M by n. And what is the probability of selecting a biased coin? That's clearly n minus m divided by n, right? So लिख रहा हूं मैं, यहीं पे लिख रहा हूं डायरेक्टली. इवेंट को कैसे लिख रहा हूं, फेयर कॉइन सेलेक्ट किया, m by n इनटू. दोस्तों हाउ यू आर गोइंग टू राइट P ऑफ E डिवाइडेड बाय फेयर. फेयर कॉइन सेलेक्ट करने पर लगातार, नॉट लगातार, यहां पे एक हेड्स और एक टेल्स है. एनीबडी कैन टेल मी. अरे बोल सकते हो यार. फर्स्ट टाइम में हेड्स और सेकेंड टाइम में टेल्स. फेयर कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एवं 1/2 ही होती है. सो इट कैन बी रिटन एज हाफ इंटू हाफ डिवाइडेड बाय फेयर कॉइन. ठीक है, प्लस बायस्ड कॉइन सिलेक्ट करने के लिए n माइनस m डिवाइडेड बाय n इनटू. अब की बार क्या है, एक हेड्स आए, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट टाइम हेड्स, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, 2/3.
तो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। आई होप कैलकुलेशंस आप जरूर कर सकते हैं। I think that was a question in the year 2002 that was asked directly, and in the वो जो previous किया था that was there in between 90s and 90s के दौर में था वो सवाल। मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत वेटेज देना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से फ्रेमिंग तो होती है क्वेश्चंस की कहीं ना कहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी IIT मेंस का रिजल्ट आया, काफ़ी सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया, वो ठीक है। एडवांस के लिए पूछते हैं क्या करना है, तो एडवांस के लिए सबसे पहली बात कहता हूँ मैं, इनफैक्ट तीनों सब्जेक्ट के लिए जो सजेस्ट करता हूँ ये कहता हूँ कि यार प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर करें। क्लास नोट्स अपने रिवीजन करना चाहिए क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है। क्लास नोट्स रिवीजन, क्लास में जो पेपर्स हुए हैं क्लास 11th के दौरान, क्लास 12th के दौरान काफ़ी सारे पेपर्स हो जाते हैं टोटल, अगर इन ऑल देखें आप, उनको रिव्यू करें और प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे ढंग से करके जाएं तो बहुत बेनिफिशियल होता है वो। नाउ द क्वेश्चन इज, there are 2 bags given to you. The bag 1 contains 3 red and 5 black balls. Bag 2 contains 4 red and 7 black balls. One ball is transferred from bag 1 to bag 2. Bag 1 से bag 2 में एक बॉल ट्रांसफर की गई and a ball is drawn from bag 2. एक बॉल आपने बैग 1 से बैग 2 में शिफ्ट की है और उसके बाद में एक बॉल आपने ड्रॉ की है फ्रॉम बैग 2 and it is found to be red, और जो बॉल आई है वो that is of red color. Find the probability that the transferred ball is black. क्वेश्चन लैंग्वेज से काफी हद तक क्लियर है। जो इवेंट है वो इवेंट ये कि सेकंड बैग से आप बॉल ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, सेकंड बैग से बॉल ड्रॉ कर रहे हो, फाउंड टू बी रेड, रेड बॉल तो आ गई है। ये बताओ कि जो ट्रांसफर की गई थी बॉल, ट्रांसफर्ड बॉल, वो ब्लैक, जो ड्रॉ की गई है बॉल वो रेड आ चुकी है, कहां से? सेकंड बैग से। ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, ऐसा पूछा गया आपसे। रेड आने तो रेड तो तब भी आएगी जब आप रेड ट्रांसफर करो तब भी रेड आ जाएगी और ब्लैक ट्रांसफर करो तब भी आ जाएगी। तो दीज आर द 2 केसेस देयर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कब? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक, इसको E1 E2 से डिनोट कर सकते हैं, बता देता हूं वैसा भी। ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक इंटरसेक्शन गेटिंग अ रेड बॉल, उसको मैं केवल रेड लिख रहा हूं, प्लस ट्रांसफर्ड बॉल रेड इंटरसेक्शन गेटिंग द रेड बॉल, एंड इन द न्यूमरेटर डेफिनेटली वो समझते हैं आप, राइट? इसको E1 से डिनोट कर देते हैं, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक E1, गेटिंग द रेड बॉल E, ट्रांसफर्ड बॉल रेड E2, गेटिंग द रेड E, ट्रांसफर्ड बॉल E1 एंड दिस इज E। मैंने लैंग्वेज के हिसाब से लिख दिया पूरा, ताकि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे ये भी तो समझ में आना चाहिए ना आपको। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप मेंशन कर दो E1 E2 और E। E1 का मतलब हो गया ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक, E का मतलब है कि रेड बॉल का आना सेकंड बैग में से, ट्रांसफर्ड बॉल रेड हो E2, और E मतलब रेड आना सेकंड बैग में से। दैट इज नथिंग बट P ऑफ E1 into P of E by E1 divided by P of E1 into P of E by E1 plus P of E2 P of E by E2. Now my question towards you, and I hope you can give me the answer. बोलो जरा, what is P of E1? Probability of transferring a black ball
ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो रहा है, व्हाट यू आर गोइंग टू से दैट ब्लैक बॉल में आपने शिफ्ट करी, इस बात की प्रोबेबिलिटी, मतलब इसका मतलब कि ब्लैक बॉल आ जाए उसको अपने इसमें रखी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल? 5/8। अब ब्लैक आई है और ब्लैक सेकंड बैग में रख दी गई है, तो एक ब्लैक बढ़ गई। अब गेटिंग द रेड बॉल बताइएगा प्लीज। 4 रेड और 8 ब्लैक हो गई, पहले देख लीजिएगा, 4 रेड और 8 ब्लैक हो गई है। गेटिंग द रेड बॉल 4/12, समझ रहे हो क्या? ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/8, इसमें रख दी तो इट विल बिकम 8 ब्लैक और 4 रेड एंड गेटिंग द रेड बॉल। 5/8 इंटू 4/12 प्लस गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 इंटू, अभी रेड आई तो रेड, इसमें एक रेड बढ़ गई, 5 रेड और 7 ब्लैक, 5/12 कैलकुलेट करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। बात तो केवल इतनी सी होती है दोस्तों, ये बात समझ में आ जाए बस। ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक हो और रेड आ जाए सेकंड बैग में से, ट्रांसफर्ड बॉल रेड हो और सेकंड बैग में से रेड आ जाए, इसको E1 E2 और E से डिनोट कर दिया हमने। E1 ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, E प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग, E2 ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक, तो बेस थ्योरम रिलेटिवली आसान कार्यक्रम होता है, प्रोवाइडेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन इज देयर। कंडीशन क्या है? लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन ठीक हो। वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, a bond issue for a construction of a new public library before the voters. A poll results that 85% population with a college education favors the construction of a new library. A poll results that 85% population with a college education favors the construction of a new library. But only 20% not having a college education did so. Suppose that the 90% of the voting population do not have a college education. What is the probability that voter selected at random who favors the bond issue will be one with college education? जाना है? What is the probability that voter selected at random who favors the bond issue? देखो इसमें हो ये रहा है, क्वेश्चन को मैंने कहा आपको लैंग्वेज समझना होगी। जो पॉपुलेशन है वो दो टाइप की पॉपुलेशन है, कॉलेज एजुकेटेड और नॉन कॉलेज एजुकेटेड। और इवेंट क्या है? इवेंट ये हो रही है कि एक लाइब्रेरी के बनने के लिए वोटिंग हो रही है, ऐसा बॉन्ड इशू इज देयर, मतलब वो लाइब्रेरी के कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी पैसा ऐसा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, वोटर सिलेक्टेड एट रैंडम हु फेवर्स द बॉन्ड इशू, आपने जो वोटर सिलेक्ट किया है उस बंदे ने फेवर किया लाइब्रेरी के बनने को। ये बताओ कि दैट वोटर सिलेक्टेड एट रैंडम हु फेवर्स द बॉन्ड इशू विल बी वन विद कॉलेज एजुकेशन। जो कॉलेज एजुकेटेड था वो बंदा है। देखिए इसको डायग्राम बना के या ट्री डायग्राम बना के बताऊं मैं आपको। कॉलेज एजुकेटेड एंड नॉन कॉलेज एजुकेटेड पॉपुलेशन, दो टाइप की पॉपुलेशन है, राइट। 90% वोटिंग पॉपुलेशन डू नॉट हैव कॉलेज एजुकेशन। समझ लीजिएगा दोस्त अजीत भाई, 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि कॉलेज एजुकेटेड नहीं है। इसका मतलब 10% कॉलेज एजुकेटेड है, सीधी सी बात है। दो ही टाइप की जनता है, एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। 0.9 कॉलेज एजुकेटेड 0.1। ये दिस इज ये 90% और ये 10%।
अब क्या हो रहा है, पोल रिजल्ट दैट 85% पॉपुलेशन विद अ कॉलेज एजुकेशन फेवर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू लाइब्रेरी। कॉलेज एजुकेटेड है और लाइब्रेरी के फेवर में वोट कर रहे हैं, वो 85% है, 0.85। नॉन कॉलेज एजुकेटेड है और वो लाइब्रेरी के फेवर में वोट कर रहे हैं। ओनली 20% नॉट हैविंग ए कॉलेज एजुकेशन डिड सो। मतलब लाइब्रेरी के फेवर में 20% लोग हैं जो कि नॉन कॉलेज एजुकेटेड है, 0.2। आपसे क्या पूछा गया है, जो बंदा आपने पकड़ा है रैंडम, उसने लाइब्रेरी के फेवर में वोट किया था, ये बताओ कि वो कॉलेज एजुकेटेड होगा। लाइब्रेरी के फेवर में तो दोनों ही लोग हैं, ये ज्यादा है ये कम है। इट इज नथिंग बट सिंपल सा कहानी है, कॉलेज एजुकेटेड एंड दोज आर फेवरिंग द लाइब्रेरी, नॉन कॉलेज एजुकेटेड दैट इज इक्वल्स टू, नहीं आया समझ में, ज्यादा हो गया। प्रैक्टिस आप लोगों को भी काफ़ी करना होगी क्वेश्चंस, तभी आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे आप उनकी लैंग्वेज को सीखना और समझते जाएंगे। यू हैव टू सिंपली पुट द वैल्यूज, और कुछ भी नहीं करना, केवल रखना है वैल्यूज को ना। 0.1 इंटू 0.85 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.85 प्लस 0.9 इंटू, सॉल्व करिएगा, यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ द क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन, और मैंने आपसे कहा है इसी में क्वेश्चन और ऐड किया दैट अ वोटर सिलेक्टेड एट रैंडम हु इज इन अगेंस्ट ऑफ अ न्यू लाइब्रेरी will be one, find the probability that he will be one with non college education. Voter selected at random who is in against of the library, library के against में will be one with without college education या non college educated, library के against में बंदा। P of library के फेवर के लिए मैंने L से डिनोट किया है, तो लाइब्रेरी के अगेंस्ट के लिए मैं एल बार से डिनोट कर देता हूं, और वो बंदा नॉन कॉलेज एजुकेटेड हो, दैट हैज बीन आस्क्ड टू यू, राइट। लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एज फार एज पी ऑफ एल बार इज कंसर्न, और इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं तब भी आएगा, या लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। नॉन कॉलेज एजुकेटेड 0.9 इंटू लाइब्रेरी के अगेंस्ट में, फेवर में 20% है तो अगेंस्ट में 80% है, 0.9 इंटू 0.8 प्लस कॉलेज एजुकेटेड 0.1 इंटू 0.85 फेवर में 0.15 अगेंस्ट, दैट इज द रिजल्ट। इतना ही तो करना है, उसमें करना क्या, ठीक है। एनीबडी नी डाउट प्लीज आस्क एंड वी कंक्लूड हियर इटसेल्फ।